नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ बैठक की है। अधिकारियों के साथ उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि लॉकडाउन का मतलब है पूरा लॉकडाउन, यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि टेस्टिंग क्षमता को और बढ़ाया जाए और जांच कार्य में तेजी लाने के लिए अधिक से अधिक मेडिकल टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग कराई जाए। यहां तक कि जांच प्रयोगशालाओं के उपकरणों को भी दुरुस्त रखा जाए। अवनीश अवस्थी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी के लिए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न का अभाव ना हो। और वहीं आपको बता दें कि अब तक करीब 30 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। तो वह इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से आज अवनीश अवस्थी जी ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि लॉकडाउन का मतलब संपूर्ण लॉकडाउन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज समीक्षा जब टीम 11 के साथ में बैठक हुई, मुख्यमंत्री का साफ था कि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक ये रिपोर्ट पहुंची है कि लॉकडाउन का पालन सही ढंग से हो नहीं रहा है। उनका साफ कहना था कि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है, उसका पालन होना चाहिए पूरी सख्ती से और कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने को कहा है ताकि जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है उससे अधिक से अधिक जांचें हो सकें, जिससे कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, कोरोना की स्थिति स्पष्ट हो, आंकड़े सही आए, जिससे नियंत्रण किया जा सके। तो कुल मिला के आज की बैठक में जो फोकस रहा है वो लॉकडाउन को लेकर रहा है, टेस्टिंग लैब को लेकर रहा है। साथ ही उन्होंने तमाम जो आवश्यक वस्तुओं के लिए जो राशन वितरण को लेके कहा है कि कहीं किसी तरह कमी नहीं रहनी चाहिए। और जो कार्यालयों में कार्य शुरू हुए हैं, तमाम कुछ औद्योगिक संस्थान भी शुरू हुए हैं, उनकी भी उन्होंने समीक्षा की कि आज चूंकि दूसरा दिन 2 दिन हो गए, 20 तारीख से शुरू हुए हैं, तो उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे चल रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो नहीं उत्पन्न हो रही है, जो छूट दी गई है सर। जी बिल्कुल मनीष जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री निवास। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर एक प्रेस वार्ता का उन्होंने आयोजन किया है। लगेगा जो पब्लिक प्लेस में थूकने का काम करेंगे। पहले से ही भारत सरकार ने जो गुटखा, तंबाकू, लिकर इस पे बेचने पे प्रतिबंध लगा हुआ है, लॉकडाउन के अंतर्गत लगा हुआ, पहले से लगा हुआ है। अच्छा, 144 लागू रहेगी आगे भी। CRPC के अंतर्गत 5 आदमी इसी तरह इकट्ठे नहीं हो सकते, उसमें 1000 रुपये जुर्माना है उसके अंदर जो उसको तोड़ेगा। और शादी समारोह यानी कार्यक्रम में उस पर जो आदेशों की अवहेलना करेंगे उसके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना है। गुटखा तंबाकू बेचने वाले पे भी या लीकर बेचने वाले भी 5000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर भी। ये तो गाइडलाइन भारत सरकार की पहले से आई हुई है, जो मैंने आपको रिपीट की। और रमजान अक्षय तृतीया आ रही है, तो मैं इसमें पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि तमाम नागरिक जो लॉकडाउन के नियम है उसका पूरी तरह से पालन करें। ये मेरी अपील है आम जनता से। और मुझे यकीन है कि अभी तक जो अपील की गई थी, सब धर्मगुरुओं से बुला के बात करी, तब भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, और वही उन्होंने उसको निभाया भी है। इस बात के लिए उनको धन्यवाद कि आपने जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्थिति, उसको देखते हुए आपने आगे आकर के हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जो
रमजान का महीना और अक्षय तृतीया का, ये अपने आप में धार्मिक रूप से महत्व रखते हैं। मैं चाहूँगा कि वो पहले वाली भावना बनी रहे और उसको मेंटेन करें। एक भारत सरकार को हमने कहा था कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत हम लोगों को 5 करोड़ लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। 5 करोड़ लोग हैं राजस्थान में से, उनको अनाज मिलना चाहिए था 10 किलो फ्री और निःशुल्क। तो गेहूँ जो है भारत सरकार कम दे रही है। उन्होंने 2011 की जनगणना जो है उनको आधार बना के उन्होंने अलॉटमेंट कर रही है वो गेहूँ का। इसके मायने हुए कि जो गेहूँ लेने आते दुकानों पर, आपने भी शिकायत सुनी होगी, मीडिया के छात्र से मैं कहना चाहूँगा कि अभी पूरे मैनेजमेंट में कुछ शिकायत आ रही होगी, वो आ रही है गेहूँ की पीडीएस सिस्टम की। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये जो इसलिए आ रही है कि गेहूँ जो है जितना मिलना चाहिए था मिल नहीं रहा केंद्र से। वो 2011 का जो घटना है उनको आधार बना के उन्होंने 69% गाँव में और 53% शहरों के लिए कर रखा है। हमने फैसला किया कि जो अभी स्थिति इतनी नाजुक है लोगों की और कचेरी पाक बनी रहे उनकी, इसीलिए हमने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, कई कदम उठाए। पेंशन वालों के लिए 2 पेंशन को मिल चुकी एक साथ में 5-6 दिन के गैप में, और एक पेंशन भी हम जो है वो भी अगले 10-15 दिन दे देंगे उनको। तो 3 पेंशन हो जाएगी, उनका काम चलेगा। और इसी रूप में हम लोगों ने जो मजदूर लोग हैं बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय वाले और असहाय लोग रेस्टिट्यूट, इनके 2500 रुपये मैंने पहले कहा आपको उनके खाते में डाले हैं, कैश दिए हम लोगों ने। और अब उनका सजे के हवाले अपने राजस्थान का कि कौन कौन रेस्टिट्यूट है जो श्रेणी में आते हैं, जिससे कि आगे भी इमदाद की बात होगी तो आसानी से उन तक इमदाद पहुंच पाएगी। अभी हमने फैसला किया है कि कम से कम मई महीने के अंदर, भारत सरकार एग्री नहीं कर रही है देने के लिए, लोग बराबर उनको पत्र लिख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अभी बीसी होगी 27 तारीख, तो मैं इस मामले को उठाऊँगा, मजदूरों के मामले को भी, उनको अविलंब रवाना करना चाहिए, बाहर के लोगों को भी। तो अब बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर, जहां कोरोना वायरस महामारी का बड़ा असर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर पड़ा है। रोजाना यहां हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं और काफी लोग मौत के गाल में समा रहे हैं। महामारी का असर अमेरिका के व्यापार पर भी पड़ रहा है और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें अपनी खुद की सप्लाई चेन बनानी होगी जो पूरे देश में एक्टिव रह पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अब इस महामारी के द्वारा हमने ये सीखा है कि देश में अपनी एक सप्लाई चेन बनानी होगी। गौरतलब है कि इस महामारी के दौरान काफी सहायता के लिए अमेरिका को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा। अमेरिका मेडिकल से जुड़ा सामान काफी कम मात्रा में बनाता है और ऐसे में उसे इसके लिए चीन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की मदद लेनी पड़ी। तो वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए भारत के सामने उसे मदद की गुहार लगानी पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में कहा कि हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हो सकते, हमें जो करना होगा अपने देश में करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों पर निर्भरता को घटाना अब जरूरी हो गया है और इसी के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कच्चे तेल को लेकर भी बयान दिया और कहा कि अब अमेरिका अपने स्टॉक को पूरा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका 75 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिजर्व करेगा जो कि उसके खुद के इस्तेमाल के लिए होगा। तो वही कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे अमेरिका ने इमिग्रेशन को रोकने का बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार सुबह एक बड़ा ऐलान किया। अमेरिका में अब अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़े फैसला का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट से किया। कोरोना वायरस की वजह से खड़े हुए अर्थव्यवस्था पर संकट को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर ऐलान किया कि अदृश्य दुश्मन के हमले की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें हमें हमारे महान अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों को बचाकर रखना है और इसी को देखते हुए मैं एक ऑर्डर पर साइन कर रहा हूं जो अमेरिका में बाहरी लोगों के बसने पर रोक लगा देगा। हालांकि ये रोक अभी अस्थायी रूप से लगाई गई है। तो वही कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसकी दवाइयों की खोज करने में लगे हुए प्रयोगशाला में। तो वही ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई वैक्सीन का ट्रायल अब शुरू करने जा रहा है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने तैयार किया और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को 20 मिलियन पाउंड यानी कि करीब 189 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। इसको लेकर ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है क्योंकि यह कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हैनकॉक ने कहा कि अगले फेज की तैयारी के लिए ब्रिटिश सरकार इंपीरियल कॉलेज लंदन को वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए 22.5 मिलियन पाउंड यानी कि करीब 210 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे देगी। वहीं उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग गंभीर रूप से बीमार हो गए और इन दिनों जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सूत्रों के हिसाब से कहा जा रहा है कि उनका कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम की वजह से इलाज चल रहा था। प्राप्त जानकारी के हिसाब से किम जोंग की सर्जरी की गई है लेकिन इसके बाद उनकी हालत और बिगड़ गई है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि किम जोंग की जान को खतरा है। किम जोंग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और उन्हें मोटापे की भी बीमारी है। किम जोंग को 11 अप्रैल को अंतिम बार देखा गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग के अच्छे सेहत की कामना की है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि मैं किम जोंग के अच्छे सेहत की कामना करता हूं। हमारे उनके साथ अच्छे संबंध है और अगर उनकी सेहत वाकई में खराब है जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है तो यह बेहद गंभीर स्थिति है। तो वही लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या को भारत भेजे जाने का रास्ता अब साफ कर दिया है। लंदन हाईकोर्ट के फैसले के बाद विजय माल्या ने कहा कि मैं स्वाभाविक रूप से इस फैसले से निराश हूं। मैं अपने वकील की सलाह पर आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रखूंगा। माल्या ने कहा कि मैं मीडिया नैरेटिव से भी निराश हूं जिसमें कहा जा रहा है कि मुझे 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी के मुकदमे का जरूर सामना करना चाहिए। आपको बता दें कि हजारों करोड़ों की हेरा फेरी कर भारतीय बैंकों को चूना लगाने वाला विजय माल्या हिंदुस्तान न आने के लिए कोई भी रास्ता छोड़ना नहीं चाहेगा। सूत्रों की माने तो विजय माल्या के पास लंदन हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद अब शायद ही कोई रास्ता बचा हो, लेकिन वो प्रत्यर्पण से बचने के लिए कई ऐसे कानूनी दांवपेच अपना सकता है जिससे कि भारत आना उसका टल सके। इसमें एक तरीका लंदन सुप्रीम कोर्ट के सामने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करना हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट माल्या की याचिका को स्वीकार नहीं करती तो 28 दिनों के भीतर गृह सचिव को प्रत्यर्पण पत्रों पर हस्ताक्षर करना होगा और बाद में यूके के अधिकारियों के साथ समन्वय में माल्या को भारत भेजा जाएगा। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए और डॉक्टरों से बात की और उनसे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन ना करने की अपील की। उन्होंने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। मेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमलों के विरोध में डॉक्टर आज सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर मोमबत्ती जलाने वाले हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों के साथ बातचीत की। अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनसे अपील की कि वे उनके द्वारा प्रस्तावित प्रतीकात्मक विरोध को न करें। सरकार उनके साथ है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में मेडिकल स्टाफ पर हुए हमले से डॉक्टर आहत हैं और वो सख्त केंद्रीय स्पेशल कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आईएमए लंबे समय से डॉक्टरों से मारपीट करने वालों के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाने की मांग करता रहा है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है।
वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के उस फैसले की सख्त आलोचना की है जिसमें सरकार ने चावल से इथेनॉल बनाने की मंजूरी दी। इस इथेनॉल का इस्तेमाल सैनिटाइजर बनाने के लिए किया जा सकेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए इस वक्त देश में बड़े पैमाने पर इथेनॉल की मांग है। इस काम के लिए एफसीआई के गोदाम में पड़े अतिरिक्त चावल का इस्तेमाल किया जाएगा और केंद्र ने इसकी मंजूरी दे दी है। राहुल गांधी ने कहा कि यह फैसला अमीरों के हक में है। उन्होंने कहा कि भारत के गरीबों को केंद्र के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार शराब बनाने वाली कंपनियों से कहे कि इथेनॉल का उत्पादन करे ताकि सैनिटाइजर बनाया जा सके। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि गरीब भूख से मर रहे हैं और देश की सरकार उनके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनवाना चाहती है। तो वहीं कोरोना रैपिड टेस्ट किट को लेकर उठ रहे सवालों पर चीन की ओर से अब सफाई आई है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि चीन निर्यात किए गए चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को बहुत महत्व देता है। संबंधित भारतीय एजेंसी के साथ हम संपर्क में हैं और आवश्यक मदद जरूर की जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने रैपिड किट टेस्ट पर देश भर में 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार के रैपिड टेस्ट के नतीजों पर गंभीर सवाल उठने के बाद यह रोक लगाई गई और अब केंद्रीय टीम इस टेस्ट के नतीजों की गंभीरता से जांच करेगी और उसके बाद ही अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। केंद्र सरकार को रैपिड टेस्ट पर 2 दिन का ब्रेक इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि राजस्थान सरकार ने इसके नतीजों पर सवाल उठाए। तो वहीं केरल सरकार ने अब आइसोलेशन सुविधा को बढ़ाने के लिए हाउसबोट का सहारा लिया है। जी हां, सरकार अब सैकड़ों हाउसबोट को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। इन हाउसबोट का इस्तेमाल उन परिस्थितियों में किया जा सकता है अगर विमान सेवा शुरू होती है, तब लोगों का बाहर से आना फिर शुरू होगा तो पहले उन्हें इन्हीं बोट में कुछ वक्त के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। केरल सरकार की कोशिश है कि इन हाउसबोट का उपयोग करके करीब 2000 बेड की व्यवस्था की जाए। शुरुआती तौर पर अभी अलापुझा में 140 हाउसबोट को आइसोलेशन के तौर पर तैयार करवाया जा रहा है। तो वहीं असम की बीजेपी सरकार ने एलपीजी सहित पेट्रोल डीजल के दाम राज्य में बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर 14 रुपए की आंशिक सब्सिडी वापस ले ली है और इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल पर 76 पैसे प्रति लीटर और 1.67 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने घरों में उपयोग होने वाली 127 वस्तुओं पर 5% से बढ़ाकर वैट अब 6% कर दिया है। गजटियर नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए असम में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बिक्री पर तेल कंपनियों को दी जा रही आंशिक छूट तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है। इस बारे में असम के आयुक्त और सचिव वित्त रवि कोटा ने कहा कि सब्सिडी वापस लिए जाने से एलपीजी सिलेंडर के दामों में 14 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार ने दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले 127 कमोडिटीज पर लगने वाले वैट को भी बढ़ाया है और इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सामान में किचन के बर्तन, सभी प्रकार की साइकिल, दवाएं, बीज और खाद्य तेल जैसी घरेलू चीजें शामिल हैं। कोरोना वायरस महामारी का असर देश में लगातार फैलता जा रहा है और इन सब के बीच केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार में कुछ मुद्दों को लेकर ठन गई है। जी हां, इसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी शव को दफनाने या जलाने के लिए डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का ही पालन करे। दरअसल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जस्टिस टी चक्रवर्ती ने निर्देश दिया, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति की मौत हो रही है उसका डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया जाए। और साथ ही अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए और इसके खतरे को कम करने के लिए जरूरी है कि सभी दिशा निर्देशों का
पालन किया जाए। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जून 2020 को होगी, जहां इसे काबू करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी अदालत को देनी होगी। तो वही सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5.7 अरब डॉलर यानी कि करीब 43,574 करोड़ रुपए निवेश का करार किया है। कंपनियों ने बुधवार को इसकी घोषणा भी की और इस सौदे से रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह को अपने कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी तथा फेसबुक की भारत में स्थिति अब और मजबूत होगी। उसके लिए उपयोगकर्ताओं को आधार के लिहाज से भारत इस समय भी सबसे बड़ा बाजार है। रिलायंस के एक बयान में कहा गया कि आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 43,574 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा कर रहे हैं, जिससे फेसबुक इसका सबसे बड़ा अल्पांश शेयरधारक बन जाएगा। रिलायंस ने कहा कि फेसबुक के निवेश में जियो प्लेटफॉर्म का कीमत करीब 4.62 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूरसंचार नेटवर्क जियो की 100% हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के पास है। बयान में कहा गया कि जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% होगी। तो वही देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से लॉकडाउन किया गया। पंजाब ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया और इसके बाद भी पंजाब से विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न देशों में विशेष विमान सेवा के माध्यम से वहां के लोगों को पंजाब से वापस भेजा जा रहा है। बुधवार सुबह अमृतसर के गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 243 विदेशी नागरिकों को विशेष फ्लाइट से रवाना किया गया। इन यात्रियों को कनाडा भेजा गया है। वहीं इससे पहले मंगलवार को 250 ब्रिटिश नागरिकों को विशेष विमान से लंदन भेजा गया था। पंजाब सरकार के विशेष मुख्य सचिव BS सिद्धू ने बताया कि पंजाब में फंसे विदेशी नागरिकों और NRI को लगातार विशेष फ्लाइट से उनके देश भेजा जा रहा है और इस फ्लाइट में कनाडा के 217 नागरिक, 23 भारतीय, सिंगापुर और 1 नागरिक बोलिविया का भी शामिल है। वहीं ICMR ने मंगलवार को कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए 87 प्राइवेट लैब की लिस्ट जारी की है। 15 राज्यों में स्थापित 87 लैब में से सबसे अधिक 20 कोरोना वायरस टेस्ट लैब महाराष्ट्र में है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों की संख्या में महाराष्ट्र देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र के अलावा 12 लैब तेलंगाना में, 11 दिल्ली में, 10 तमिलनाडु में, 7 हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में 6, कर्नाटक में 5, गुजरात में 4 और केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 2 और उत्तराखंड और ओडिशा में 1-1 लैब है। आपको बता दें कि कोविड-19 के इलाज के लिए ठीक हो चुके मरीज के ब्लड से प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने में कई भारतीय संस्थानों ने रुचि दिखाई है। ICMR को ऐसे 99 संस्थानों के आवेदन भी मिले हैं जो इलाज को और अधिक नियंत्रित और सुरक्षित वातावरण में प्रयोग करके देखने में सहयोग करने के इच्छुक हैं। तो वही गन्ना खरीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब राज्य अपने यहां गन्ने की न्यूनतम खरीद कीमत तय कर सकते हैं और अगर ये केंद्र की तरफ से तय कीमत से ज्यादा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये फैसला 2005 में दाखिल वेस्ट उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनाया गया। इस याचिका में मिल मालिकों का कहना था कि कीमत तय करने का हक सिर्फ केंद्र सरकार को है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP तय करती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिल FRP देती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में प्रदेश सरकार राज्य समर्थित मूल्य तय करती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।